जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा। ये वीडियो BA 4 सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सिलेबस में इस बार उन्हें हिंदी अनुवाद पढ़ना है। और दूसरी सबसे बड़ी चेंज ये आई है कि इस सेमेस्टर में जो आप MCQ देते थे, अब आपको रिटर्न पेपर देना है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं एंड बिल्कुल घबरा के कोई भी चीज़ होने वाली है नहीं। तो 6 लोग के पेपर देना कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम आएंगे तो आपका पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा या इसके बाद आपका कुछ होने ही नहीं वाला है ना। आपकी नॉलेज मैटर करती है, आपके मार्क्स सेकेंडरी हो जाते हैं जब आपका नॉलेज अच्छा होता है। तो ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, हमें अनुवाद के टाइप्स पढ़े, लिप्यंतरण क्या होता है ये देखा, अनुरूप देखा, उसका महत्व देख लिया है ना, उसके स्वरूप भी देखे, अवधारणा देखी, बहुत सारी चीज़ें, इवन हिस्ट्री भी डिस्कस कर रखी है। तो अब हम पढ़ेंगे अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं। तो एक अच्छा अनुवादक वही होता है जिसको पहली बात उसके काम में रुचि हो। जब तक आपको खुद का इंटरेस्ट नहीं आएगा वो काम करने में, तब तक आप उस चीज़ को पहली बात तो अच्छी तरीके से कर ही नहीं सकते ना। तो अनुवादक को उस कार्य में रुचि होना ज़रूरी है, उसको पसंद होना चाहिए वो काम। फिर निष्ठा, उसमें निष्ठा होनी चाहिए, विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और शब्दकोशों से रिलेटेड उसको ज्ञान होना चाहिए, यानी जो कोश है, कोश यानी कि डिक्शनरी, उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा ट्रांसलेशन जो है किस टाइप की डिक्शनरी उसको हेल्प करेगी, ये सभी चीज़ों का उसे ज्ञान होना चाहिए। पहली बात 2 भाषाओं का ज्ञान होना ही चाहिए, उसको ज़रूरी है। साथ ही साथ उस समाज की, उस जो टेक्स्ट बुक की वो जो चेंज कर रहा है, जो सोर्स टेक्स्ट है, उसके समाज, उसके संस्कृति का भी पूरा जानकारी होना चाहिए। हमें पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोई ट्रांसलेशन के वक्त में क्या होगा, डिफ़िकल्टी आएगी। ठीक, रचनाशील होना चाहिए, उसमें क्या होती है, व्याख्या करने की एक कला होनी चाहिए। कि मान लो कोई भी पर्सन है, वो कोई स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहा है, तो अगर उसके पास वो कला नहीं होगी, लिख नहीं पाएगा, तो वो बिल्कुल अच्छा अनुवादक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अनुवाद बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे ना। उसके अंदर लोक मंगल की भावना होनी चाहिए, यानी जो वो लिख रहा है वो ये सोच के लिख रहा हो कि हमें भलाई के लिए लिख रहे हैं, ना कि लड़वाने के लिए लिख रहे हैं। मान लो कुछ ऐसी बुक लिख दी जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी जिससे कन्फ्लिक्ट ही होने लगा दुनिया में, 2 कल्चर आपस में लड़ने लगे, 2 रिलीजन आपस में लड़ने लगे, ऐसा कोई बुक हमें नहीं लिखना है। ठीक है, मूल निष्ठता, वो भी इसका एक बहुत बड़ा गुण है। और इसके बाद अनुवाद में निपुण होना चाहिए, यानी वो जो काम कर रहा है उसमें उसको निपुणता हासिल हो, उसको अनुभव हो और उस पर विश्वास किया जा सके, उसके टेक्स्ट पे विश्वास किया जा सके। फिर क्या है, सतर्क हो, यानी जो लिख रहा है उसको पता हो कि क्या लिख रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा सोसाइटी में, है ना। जैसे कुछ आप चीज़ें लिख रहे हो कॉपी में और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कंप्लेन लिखवा दी और उसमें आपने बहुत गलत गलत चीज़ें झूठ लिखवा दी, और ऐसा नहीं कह सकते ना कि आपको पता नहीं। अगर आपने लिखा है किसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, उस कंप्लेन में आप ये दर्ज करवा रहे हो, तो आपको पता है कि इसका अल्टीमेट रिजल्ट तो यही होगा कि बंदा पकड़ा जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप FIR करें तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको ट्रूथ लिखना है, आपको कुछ गलत पर्पज़ से किया हुआ काम नहीं लिखना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एज एन FIR का एग्जाम्पल दिया, काफ़ी लोग गलत चीज़ें लिखवा देते हैं ना। पाठक वर्ग की जानकारी, आपका पढ़ने वाला कौन है, किस एज ग्रुप का बच्चा है, अगर उसकी जानकारी नहीं हुई तो आपकी बुक बहुत ही अजीब लगेगी। मान लो आपके पाठक वर्ग हैं बच्चे और आपने वर्ड इतने डिफ़िकल्ट इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए जिसको समझ नहीं पा रहा है वो, तो आपकी बुक पढ़ना चाहेगा? जब 4 बार उसको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ेगा, गूगल यूज़ करना पड़ेगा, तो इससे तो बेटर है कि वो बुक बंद करके ना पढ़े, या तो फिर उसको कोई सुना दे, वही ज़्यादा बेटर है। तो वो खुद नहीं पढ़ेगा, आप उसको बांध के नहीं रख सकोगे। अच्छा अनुवादक वही होता है जो हमारे रीडर को बांध कर रखे, है ना। हर संदेह से मुक्त हो, संदेह निवारण करता, यानी हर प्रॉब्लम की क्लैरिफिकेशन करे वो अनुवाद। ऐसा कुछ चीज़ें ना छोड़ दे अनुवादक के ऊपर कि उसको समझ में तो आ नहीं रहा, ऊपर से उसके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि अब इसकी जगह क्या होगा, है ना। लिप्यंतरण में और लिप्यांकन में, दोनों में ही इसको दक्ष होना चाहिए, यानी दोनों में ही उसके विशेषज्ञ कह सकते हैं, ऐसा होना चाहिए उसको, जो दोनों चीज़ों को कर सके, कैपेबल हो उस चीज़ को करने का। ठीक है, ओके। अनुवादक
अनुवादक जो है उसमें एक प्रतिभा होनी चाहिए, यानी प्रतिभावान होना चाहिए, ताकि वो काम अच्छे से कर पाए। और उसको क्या करना चाहिए, हमेशा निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि जो हमारा ट्रांसलेटेड वर्जन जो बनने वाला है, जो बुक है जो बना रहे हैं हम, उसको वो सही से कर पाए। अब देखिए, अनुवादक की कुछ दायित्व होती हैं, वो कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि त्रुटि संशोधन वो करके रखे। ऐसा ना हो कि बुक लिख रहा है, इतनी बड़ी बुक को ट्रांसलेट कर रहा है और इतनी सारी गलतियाँ उसमें कर रखी हैं और गलतियों का सुधार ही नहीं है उसमें ना। इसीलिए पुनरीक्षण होता है, इसीलिए हमारा जो मूल्यांकन होता है, यही सारे इसीलिए तो होते हैं, ताकि त्रुटि संशोधन हो सके। ठीक है, निष्पक्ष हो। ऐसा ना हो कि प्री कंसीव नोशन के साथ काम कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि अरे ये जो राइटर की बुक है इसमें तो बहुत गलत सलत चीज़ें लिखते हैं, मैं ऐसा ट्रांसलेट करके रख दूँ जिसमें उस राइटर का क्रिटिक बन जाऊँ मैं, मतलब उसी के अगेंस्ट में बातें लिख रहा हूँ। ऐसा ना हो ना, निष्पक्ष होकर लिखना है, जो है वो सुनना ही लिखिए, पर्सनल आपको थॉट नहीं डालने हैं। ठीक है, भाषा सामग्री का उसे पूरा ज्ञान हो, पूर्ण भाषा का ज्ञान हो आपको, लोकमंगल की भावना के साथ ही वो लिखे। अपने कुछ नेगेटिव मोटिव के साथ कोई भी बुक ऐसा ना लिखे जिससे समाज में डिफ़िकल्टी पैदा हो जाए। ठीक, विषय से कोई छेड़छाड़ ना हो, उसकी थीम क्या है, उसका मेन मैसेज क्या है, क्या उसमें कहना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों से कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ फिर वो उस वर्क को अनुदित कर ही नहीं रहा है, उसका अनुवाद नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल थॉट्स को डाल दे रहा है वो। तो आपको मान लो किसी का नाम है राम, आप उसे श्याम लिख रहे हो उसने अनुदित टेक्स्ट में ना, तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद विनम्र रहे वो, है ना, विनम्र टोन भी उसका होना चाहिए, मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए, लोकोक्तियों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ ट्रांसलेट करते हैं तो अपने आप में ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देखे, अजजल गगरी छलकत जाए वाला, उसमें आप जब ट्रांसलेट देखोगे मशीनी ट्रांसलेशन, तो हाफ फिल्ड पॉट कीप्स ग्रोइंग, तो कितना अटपटा लग रहा है सुनने में ना। तो इससे देखिए कि नाच नावे आंगन टेढ़ा, इस तरह की बहुत सारे ऐसे मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं जिसको ट्रांसलेट करने पे बहुत ही मीनिंगलेस जो वर्ड निकल कर आ रहा है, स्पेशली इंग्लिश में। और ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसका फिक्स ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकता कोई इंग्लिश में। अगर मैं बोलूँ कि जूठे का इंग्लिश क्या होगा, तो आप बताओ, यह ग्लास जूठा है, तो उसको कैसे कोई ट्रांसलेट करेगा जिसके लिए एक फिक्स्ड वर्ड आया ही नहीं है। तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड सो मेनी कम्प्लेक्सिटीज़ जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसका यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम कि उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, शब्द का ज्ञान हो, शब्दकोश, ज्ञान कोश, इन सब चीज़ों की जानकारी हो, उसको पता हो कि कौन सा कोश कब हमें यूज़ करना है, और कोशों को पूर्ण तरीके से उसमें निपुण हो वो, ताकि शब्द की कमी महसूस ना हो। पहली बात, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज़ कि हमें जब पढ़े तो हमें डिफ़िकल्टी ना हो। एकाग्र हो, यानी आपको यूनिटी बनाकर रखनी है। कोई वर्क स्पेशली जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पीएचडी में इनरोल हो गए एक बार, तो इधर उधर अपना दिमाग नहीं भटकाना है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है, एकाग्र होके, कॉन्सेंट्रेट करके। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक बार रुकेंगे और दोबारा चालू करेंगे तो आगे पीछे की चीज़ें भूल जाएंगे। यानी दिस इज़ द ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि हम अगर नहीं याद रखें कि कल क्या पढ़ा था और कल कितने तक लिखा, तो तुरंत आगे की चीज़ें भूल जाएंगे, फिर दोबारा पूरा बुक पढ़ो। तो यही सारी चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है कि अनुवाद करते टाइम भी जब हम रुकेंगे, ऐसा तो है नहीं कि एक रात में अनुवाद करके हट जाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है ना, तो उसको हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फिर क्या है, जीवंत लगे। अब जैसा सोर्स टेक्स्ट था वैसा टारगेट जो हमारा टेक्स्ट बन कर आ रहा है, टारगेट लैंग्वेज में लिखा गया जो टेक्स्ट है, वो भी बिल्कुल वैसा ही लगे जैसा कि वो पहला वाला टेक्स्ट था। ऐसा ना हो कि रीडर उसको पढ़े और कहे कि पहले जैसा मज़ा कहाँ, समझ रहे हो। जीवंत लगे। सरल और सहज शब्दों का प्रयोग, ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके बैठना पड़े कि अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है ना, फिर वो फेलियर की कैटेगरी में आ जाता है। अगर इतनी रीडर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो वो आपका क्यों पढ़ेगा, वो और लोगों का पढ़ लेगा, है कि नहीं, दूसरे अनुवादक का पढ़ लेगा, भाई आप अकेले थोड़ी हो। तो इसीलिए फिर वर्णन करने की वर्णात्मक शैली होनी चाहिए, किस तरीके से लिखा जाता है, व्याख्या की जाती है, उसका एक ढंग होना चाहिए ना। जैसे हम अपने आंसर्स लिखते हैं और कितने अटपटे आंसर्स लिखते हैं ना, फिर टीचर कहता है कि बेटा ये तुम्हारे क्या लिखा था, तो हम कहते हैं कि आपने जो हमसे पूछा वो हमें समझ नहीं आया, इसलिए हमने ऐसा आंसर दिया जो आपको समझना है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं लिखना है ना, लिखने की एक कला होती है, इसलिए हमारे आंसर राइटिंग में नंबर कटते हैं और इसलिए लोग यूपीएससी में आंसर राइटिंग में फंसते हैं और वो सीखने की ट्राई करते हैं कि कैसे लिखें, ऐसे राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग कैसे करें। तो यही सारी चीज़ें सीखनी होती है अनुवादक को भी जब वो चीज़ें लिख रहा होता है तो ना। पाठक वर्ग के अनुसार लिखे, पहले तो एज ग्रुप डिसाइड कर ले, उसी के अकॉर्डिंग लिखे, उसी के अकॉर्डिंग वर्ड सेट करिए, उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ें उसी के अनुसार हो। फिर प्रभावशाली हो, मतलब इम्पैक्ट डाले, कुछ जो पढ़ रहा है उसको ऐसा ना लगे कुछ पढ़ लिया कुछ अभी समझ में ही नहीं आया, ना कुछ पढ़ लिया ना कुछ फील हो रहा है, ना कुछ गंभीर लग रहा है, ना नहीं होता है कि जब आप कोई चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ते हो और उसमें भाव जुड़ा होता है तो आप पढ़ के रो रहे होते हो, पढ़ के हंसते भी हो बुक को। कॉमिक पढ़ के क्यों हंसते हैं लोग, कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं तभी तो आपको भी कनेक्ट करना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अनुवाद में रोज़गार की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे अनुवाद ज़रूरी है। तो सिंपल सी बात है कि लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी चीज़ों में एक संपादन का कार्य होता है, वहाँ पे अनुवादक की बहुत नीड होती है। हमारी न्यायालय में अनुवादक का बहुत नीड होता है। जो अदालत होते हैं ना, उसकी जब कार्यक्रम चल रहा होता है, जो भी चीज़ें होती है ना वो इंग्लिश में ही होती है। तो अनुवादक कहाँ से, अगर जो पर्सन है, जो विक्टिम है और जो भी है वो कहाँ से समझेगा इंग्लिश, तो इसीलिए दो भाषाओं में होती है। एक प्रादेशिक भाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताया जाता है, तो न्यायालय में यूज़ होता है। ठीक, फिर हमारी सरकारी कार्यालय में यूज़ होता है। सरकारी कार्यालय में जैसे कि राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें अंग्रेजी के दस्तावेज जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हिंदी में जल्दी मतलब जो है तेज़ी से ट्रांसलेशन होता है, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें जो बंदा, अब आप कहीं भी जाते हो तो आपको पता है कि सामने वाला बंदा जो है इंग्लिश पढ़ पाएगा। भले कोई पेरेंट अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा दे, लेकिन अगर टीचर उसके सामने इंग्लिश में बोले और उसका मम्मी पापा नहीं जानता हो तो समझ पाएगा नहीं ना। तो बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी भी है कि हो ट्रांसलेशन। ठीक, फिर संसद में या विधानसभा में ना हमें भाषणों का अनुवाद करने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बंगाली में अपना भाषण दे रहा है, कोई महाराष्ट्र की लैंग्वेज में दे रहा है, मराठी में, तो सारे लोगों को समझ में आएगा वो लैंग्वेज? सिंपल सी बात है, नहीं। कोई तेलुगु में दे रहा है, कोई डिफरेंट साइड्स में दे रहा है, तो उसको ट्रांसलेट कौन करता है? इंटरप्रीटर। वो बताता है कि इन्होंने क्या कहा। बैंकों में भी एक अनुवादक की पोस्ट होती है, जो कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से जो भी नियम है, जो भी नीतियाँ हैं, उसका क्या करता है? अनुवाद करता है। ठीक है, प्रकाशन हाउस होता है जिसमें अनुवादक जुड़ के अपना रोज़गार चला सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ अनुवाद रिलेटेड एजेंसीज़ भी होती हैं, या मंडी हाउस कहते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको अनुवाद करना होता है, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आपको पर वर्ड 1 या 2 रुपये मिलते हैं और प्रति पेज आपको 300 से 500 रुपये मिलता है। ठीक है, और अगर अच्छे मीडिया या विज्ञापन घरों में अगर आप जाओगे तो 5 रुपये पर शब्द देते हैं। तो आप अपना जितने शब्द का ट्रांसलेशन करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट भी मिलेगा। ठीक है, फिल्म को आप ध्यान में रखते होगे तो बॉलीवुड फिल्म्स होती हैं, तो वो बॉलीवुड फिल्म को आप कैसे हिंदी में देख पा रहे हो, कैसे सिंड्रेला वाली मूवी आप हिंदी में देख पा रहे हो, कैसे टैंगल्ड मूवी आप हिंदी में देख पा रहे हो, तो डब किया जाता है। वो साउथ की मूवी हिंदी में देख पा रहे हो, डबिंग होती है। तो यहाँ पे भी अनुवादक की नीड होती है। ठीक है, ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद क्या होता है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी क्या होता है, जैसे कोई नया खोज हुआ विश्व पटल पर, तो ये सब चीज़ों को आप तक कैसे पहुंचाया जाए। मान लो कोई फ्रांस में कोई खोज हो गया, तो आप तक जा रहा है, वो भाषा किस में जा रही है? इंग्लिश में जा रही है, ट्रांसलेटेड वर्जन में आ रही है, लेकिन आ तो रही। आपको पता है एक शोध हुआ कोई नया, अनुसंधान के क्षेत्रों में भी अनुवाद की बड़ी भूमिका रहती है। बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आप लोग हमेशा हर बुक में एक फॉरेनर का नाम अगर देखते होगे तो उसकी भाषा डिफरेंट होती है ना, लेकिन हमें ट्रांसलेट करके इंग्लिश में मिलता है। साइकोलॉजी की फील्ड देख लो, सोशियोलॉजी की फील्ड देख लो, है ना। इवन हिंदी में भी बहुत सारे हम लोग डिफरेंट नेम्स पढ़ते हैं जो कि डिफिनीशन दे रखे होते हैं, है ना। तो उनकी बातें हम पढ़ रहे हैं, कैसे? ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान में, शिक्षा में, अनुसंधान में, शोध में, सब चीज़ों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृति के आदान प्रदान के लिए, क्योंकि एक सांस्कृतिक सेतु है, तो जब भी हम दो कल्चर को बात करते हैं, दो कल्चर को जोड़ने की, विश्व बंधुत्व भावना को स्थापित करने की, राष्ट्रीय एकता बनाने की, तो वहाँ पे भी अनुवाद का होना बहुत नेसेसरी है और अनुवाद की नीड भी है। जनसंचार में
समाचार पत्र हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, रेडियो हो गई, दूरदर्शन हो गई, इन सब चीज़ों पे। इवन साइन लैंग्वेज भी आप लोग देखते हो, क्योंकि विचार को प्रकट करने का 3 माध्यम है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। याद रखिएगा, सिर्फ लोगों को लगता है लिख के और बोल के ही, सांकेतिक भी होता है। तो कुछ टीवी चैनल्स होते हैं जिसमें इंग्लिश भी बोलता है और साथ ही साथ उसमें हाथ के मूवमेंट से सांकेतिक भाषा में भी समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, ओके। देन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी आपको पता है कि अगर मोदी जी यहाँ से बाहर जाते हैं तो मोदी जी को ज़रूरी नहीं है कि हर वो लैंग्वेज आती रहे ना। मान लो वो फ्रांस में चले गए तो उन्हें कैसे समझ में आएगा कि उधर के जो नेता हैं, जो प्रेसिडेंट है या जो भी हैं, वो कैसे बोल रहे हैं। तो उन्हें एक ट्रांसलेटर अपने साथ रखना ही होता है, जो वो लैंग्वेज जानता है वो उन्हें ट्रांसलेट करके बताता है। समझ में आया? आपसी बोलचाल के लिए भी बहुत नेसेसरी है। मान लो आपके साथ कोई फॉरेनर आ गया और आपसे कुछ पूछ रहा है और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए क्योंकि आपको पता नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि वो क्या बोलना चाह रहा है ना, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत नेसेसरी होता है। आप सभी को पता है कि आपकी रिलीजियस बुक संस्कृत में लिखी हुई है, उसकी डिफ़िकल्टी को आप जानते हो। तो क्या सब बच्चा संस्कृत पढ़ सकता है? सब माता पिता संस्कृत पढ़ सकते हैं? नहीं। तो संस्कृत को हिंदी, संस्कृत को इंग्लिश, संस्कृत को डिफरेंट, भगवत गीता इतने सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र हो चुकी है। इवन फॉरेनर्स भी इसको ट्रांसलेट कर करके अपने कंट्री में लेकर गए हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल बुक है जिसमें आपको लाइफ के बारे में पता चलता है। कहते हैं ना, गीता पढ़ के आपको जो जीवन क्या है, जीवन का सार पता चल जाता है। तो ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको ट्रांसलेट करके रखे हैं, पढ़े हैं, बहुत ही उसको रिकॉग्निशन मिल रखा है। जॉन वाइक्लिफ वगैरह मैंने पढ़ा था इंग्लिश के, जब मैंने वीडियो बनाई थी ना इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन में, तो मैंने हर वो चीज़ें बताई हैं कि किसने किसने उपनिषद, वेद, ये सब चीज़ों को भी ट्रांसलेट किया है। तो अगर आपको लगे कि वो वीडियो भी आप पढ़ सकते हो, हालांकि आप अगर लिटरेचर हिंदी के स्टूडेंट हो तो कोई बात नहीं, बट नॉलेज तो बुरी बात नहीं होती है ना। और जब हम इसकी हिस्ट्री जब पढ़े थे तो इसमें भी बहुत सारे नाम आए थे जो कि इंग्लिश के और हिंदी में दोनों ही सिमिलर हैं, जैसे सेंट जेरोम का नाम आया और बहुत सारे नाम्स आए थे। तो आई गेस कि जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हो तो आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ो तो भी और हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो तो भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यू कैन चिल एंड आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको इतने सारे क्षेत्र मैंने बताया, अब आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, एंड बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा एग्ज़ाम अच्छे से, चिंता मत करिए। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।